हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं एसपी पांडे, जूरिस्ट लॉ कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए लगातार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे जूरिस्ट लॉ कॉलेज से जुड़े हुए सभी सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए लगातार वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और आज के टॉपिक में हम समझेंगे राष्ट्रीय आय के जो हमारे मेजरमेंट हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने अखबार पढ़ करके, न्यूज़ चैनल्स देख करके कुछ शब्दों का नाम सुना है, जैसे जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, एनडीपी, पर कैपिटा इनकम, और ये सारे टर्म्स रोज अखबारों में आते हैं। खासतौर पे जीडीपी का तो जिक्र अक्सर अखबारों में आप देखते होंगे। और ये जो जीडीपी है, ये नेशनल इनकम है, जो एनडीपी है, ये क्या चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट इनका क्या है, ये हमारी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस कैसे रखते हैं, इन्हीं चीज़ों को हम अपने इस लेक्चर में आज कवर करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय आय है वो सिंपल और साधारण भाषा में सिर्फ इतना है कि किसी एक देश की कुल आय सामान्य अर्थों में राष्ट्रीय आय के रूप में जानी जाती है। लेकिन क्या देश के भीतर की जो आय है उसका इतना सिंपल आयाम है? दरअसल इतना सिंपल आयाम नहीं है। देश की आय को जानने के लिए हमने दो अच्छी मेथड इस्तेमाल की है। पहली मेथड ये है कि हम ये पता करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है। दूसरी मेथड ये होती है कि हम ये जानते हैं या जानना चाहते हैं या गणना करते हैं कि हमारे देश के नागरिकों ने कितना प्रोडक्शन किया है। अब यहाँ दोनों बातों के लिए दो अलग अलग टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होते हैं और उन्हीं टेक्निकल टर्म्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला टेक्निकल टर्म जो जीडीपी, जिसको आप बहुत सुने हुए हैं, उस पर चर्चा करनी है। जीडीपी का सिंपल भाषा में मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा बहुत ही नपी तुली है, लेकिन इसमें टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन टर्म्स को आपको जानना आवश्यक है। इसकी परिभाषा हिंदी में ये दी जाती है कि एक देश की घरेलू सीमा के भीतर किसी निश्चित वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब जरा देखिए एक बार फिर से डेफिनेशन को कि इसमें कैसे कैसे टर्म्स आ रहे हैं। एक टर्म पहला क्या आया? किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी चार बड़े अहम टर्म आए। पहला घरेलू सीमा, दूसरा वित्तीय वर्ष, तीसरा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मॉनेटरी वैल्यू, और जाहिर सी बात है कि ये जो चार वर्ड हैं ये अपने आप में पूरे तरीके से बिना समझे हम जीडीपी को समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स में जो घरेलू सीमा है उसका सिंपल भाषा में मतलब होता है कि जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री है, और हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री में जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो क्या क्या शामिल है, लगे हाथ इसको समझ लीजिए। हमारा पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक सीमा है हमारे देश की, वो शामिल है। जो हमारी समुद्री सीमा है वो भी शामिल है। हमारी जो विदेशों में एम्बेसीज हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, यानी सैन्य प्रतिष्ठान है, जो वहाँ पर हमने दूतावास बना रखे हैं, वो भी शामिल है हमारी भौगोलिक सीमा में। इसके अलावा दो देशों के बीच वायुयान या जलयान जो सेवाएं हैं वो भी शामिल है। अनेक देशों के साथ जो हमारी वायुयान और जलयान सेवाएं हैं वो सब हमारी जीडीपी में, हमारी घरेलू सीमा में शामिल होती हैं। ये बात आपको क्लियर होनी है। अब आते हैं अगले टर्म की ओर। अगला टर्म आपने सुना फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो टर्म है एक्चुअली वो हमारे यहाँ दो है। एक फाइनेंशियल ईयर हमारी सरकार का है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और एक है आरबीआई का।
जो जिस फिनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं जीडीपी को पढ़ने में, दैट फिनेंशियल ईयर इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट फिनेंशियल ईयर। और वो क्या है? वो है अभी तक के लिए 1 मार्च से आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये जो फिनेंशियल ईयर है एक्चुअली, ये हमारे यहाँ जीडीपी में हम जो कैलकुलेट करते हैं उसको फिनेंशियल ईयर के तौर पे कैलकुलेट करते हैं। जबकि आरबीआई का डिफरेंट है, वो जुलाई टू जून शुरू होता है। 1 जुलाई से 30 जून में जो ये वित्तीय वर्ष की अवधि है वो आरबीआई की फिनेंशियल ईयर है, लेकिन गवर्नमेंट का जो है ये है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब जरा सा इसमें थोड़ी बातें और समझने वाली हैं। वो ये है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की बात की गई है, तो इसका मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं का स्वरूप होगा। दरअसल स्वरूप क्या है कि वस्तुएं और सेवाएं या तो प्राइमरी गुड्स हैं, या इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं, या फाइनल गुड्स हैं। तो जो प्राइमरी गुड्स हैं बेसिकली वो कच्चे माल के तौर पर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं वो दरअसल वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग करके उत्पादन किया जा रहा है, और फाइनल गुड्स हैं जो फर्म द्वारा निर्मित उत्पाद है। तो ये जो हमने कैलकुलेशन में जिस टर्म को इस्तेमाल किया वो है फाइनल गुड्स। क्यों किया गया है? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम इंटरमीडिएटरी गुड्स और प्राइमरी गुड्स को लें और वो कई बार फाइनल गुड्स में रिपीट होने लगती हैं। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है कि इकोनॉमी में हम रिपीटिशन से बच पाए कैलकुलेशन में, लेकिन कोशिश होती है। हमारे जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको NSO कहते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहता है कि कम से कम रिपीट हो ताकि आंकड़ा ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक हो सके। इसी कारण से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ली गई हैं। इसके बाद अंतिम बात आती है मॉनेटरी वैल्यू। हमने जो पूरी अपने देश की घरेलू सीमा में वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस की हैं उनका हम कुल मूल्य निकाल लेते हैं, और वही मूल्य जो होता है वो हमारा जीडीपी का मूल्य हो जाता है। इतनी ही बात जीडीपी में आपको सबसे पहले समझनी है। तो आई होप कि ये जो चारों टर्म जीडीपी की डेफिनेशन में आए वो बिल्कुल आपके क्लियर हो गए होंगे। अब जरा सा हम वो सीन देख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला है, मैं टेक्निकली आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि वो फॉर्मूला आप समझ लें। तो वो फॉर्मूला जो जीडीपी का है एक्चुअली वो ये है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो उसमें आता है सी का मतलब हुआ कंजम्पशन, आई का मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट, इसके बाद है जी का मतलब हुआ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्लस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस यानी X माइनस M। तो द फॉर्मूला इज GDP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये अगर आप नोट कर लेते हैं तो ये बेहतर रहेगा, आप इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो टर्म्स आए हैं, जो हमारे न्यू में अल्फाबेट्स आए हैं उनको हम बता दें। C इज कंजम्पशन, I is investment, G is government securities, X minus M is export minus import। इतनी चीजें आप क्लियर कर लीजिए। अब ये रही बात जीडीपी की। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम को जानने के लिए जो इस्तेमाल होता है दैट इज जीएनपी। जीएनपी क्या है उसे समझ लीजिए। जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें मैं फॉर्मूले से ही आपको समझा दूंगा क्योंकि आप जीडीपी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। जीएनपी ये कहता है कि जीडीपी में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से जो आय प्राप्त हुई है उसको हम ऐड कर देते हैं। देन ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में जो विदेशी काम कर रहे हैं उसे घटा देते हैं। तो ये जो पूरा जो सीन क्रिएट होगा वही हमारा नेशनल इनकम होगा। तो इससे पहले कि मैं टेक्निकली आपको ले जाऊं, पहले थोड़ा सा सिंपल वर्ड में समझिए। जो राष्ट्रीय आय है उसमें इस बात की गणना की जाती है, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है यानी कि जीएनपी है, जो जीएनपी है उसमें इस बात की गणना की जाती है कि एक देश के नागरिक अपनी घरेलू सीमा में या घरेलू सीमा से बाहर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कितना उत्पादन वो वस्तुओं सेवाओं का करके उसकी मौद्रिक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो घरेलू सीमा में है चाहे वो दुनिया के किसी दूसरे देश में है। तो वो कहलाता है जीएनपी का पार्ट। अब जरा ये डिफरेंस समझ लीजिए कि जीडीपी में
विदेशों से प्राप्त आय शामिल नहीं होती है, लेकिन जीएनपी में भारतीय द्वारा अगर वो विदेशों से अर्न कर रहा है तो वह आय शामिल होती है। और ठीक इसके साथ ये भी समझना है कि भारत में जो विदेशी लोग आय प्राप्त कर रहे हैं वो निकाल दी जाती है, तभी वो आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि घरेलू सीमा में जो विदेशी कमा रहे हैं उनकी आय को निकालना और हमारे देश के लोग जो विदेशों में कमा रहे हैं उनकी आय को जोड़ देना, तो ये जो आंकड़ा आता है वो हो जाता है हमारा जीएनपी। तो फॉर्मुलेट अगर आप करेंगे तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये आप याद कर लीजिए, जीडीपी प्लस NFIA, where N is net, F is factor, I is income abroad। तो GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये फार्मूला आप बना लीजिए ब्रैकेट में और नोट कर लीजिए। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बस इसका नेट निकालते हैं। तो इससे पहले कि मैं पर्टिकुलर किसी का नेट निकालूं, मैं आपको बता दूं नेट निकलता कैसे। नेट निकलता है जब ग्रॉस यानी जी में से डेप्रीसिएशन घटा देते हैं। अब ये डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन ये है कि जब आप कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उस दौरान कई मशीनों की टूट फूट होती है, कई जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनकी मेडिकल इलनेस होती है, उनका उपचार करना पड़ता है, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको हिंदी में नाम दिया जाता है घिसावट, मरम्मत या किसी अन्य प्रकार का जो उत्पादन के समय में किया गया व्यय है। प्रॉबेबली उसको घिसावट व्यय या मरम्मत व्यय कहते हैं और इंग्लिश में उसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। तो अगर अब आप आए और अपने जीडीपी के नेट आंकड़े को निकालें, यानी जीडीपी का नेट आंकड़ा यानी एनडीपी कहलाएगा। तो एनडीपी बराबर क्या होगा? एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डी, यानी कि जब डेप्रीसिएशन को हम पूरे अपने जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से घटा देंगे तो जो आंकड़ा आया वो क्या हो गया? वो हो गया एनडीपी। तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डी यानी डेप्रीसिएशन, ये याद कर लीजिए। इसके बाद जो जीएनपी था अब उसका अगर नेट निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एनएनपी। अब वो जो एनएनपी है एक्चुअली वो क्या है? तो वो एनएनपी इज इक्वल टू, उसमें दो टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। एनएनपी इज इक्वल टू, अब आप जरा सा पूरे जीडीपी को ले लीजिए, ठीक? तो पूरे जीडीपी को लेने के लिए अब हमारे पास एक चीज आ गई है, वो जीएनपी के ही फॉर्म में समझ लेंगे। तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये दो टर्म आप वहां से इस्तेमाल कर लीजिए और फिर जो आंकड़ा आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा? एनएनपी। एक बार फिर से फॉर्मूला देखिए, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि आईटी। ये है आपका फार्मूला और इसको अगर आप समझ लेंगे तो बड़े आसानी से आप क्लियर हो जाएंगे और आई होप कि आप क्लियर हो पा रहे हैं। तो एक बार फार्मूला एक सिरे से देखा जाए तो जीडीपी का तो पूरा डेफिनेशन ही था जिसमें मैंने फॉर्मुलेट क्या किया था? जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। फिर उसी को हम नेट निकाल ले रहे हैं यानी एनडीपी देख लें तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन। अब आइए जीएनपी पे। जीएनपी क्या था? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब उसी का जीएनपी का नेट निकालने, दैट इज एनएनपी। वो क्या है? एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी प्लस जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये फॉर्मुलेट कर लीजिए और आपका फॉर्मूला तैयार है। ये चार मेजर कॉन्सेप्ट हैं जो आपके नेशनल इनकम में इंपॉर्टेंट है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर नेशनल इनकम किसको डिक्लेयर करेंगे? तो दरअसल जो भारत में नेशनल इनकम डिक्लेयर की जाती है वो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। लागत मूल्य पर या साधन मूल्य पर जो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है वही इस देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है। बिल्कुल क्लियर, याद कर लीजिए, इसी से आपका काम हो जाएगा। अब इसमें दो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनका भी जिक्र आवश्यक है। एक कहते हैं जिसको आपने सुन रखा होगा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। इसका सिंपल फॉर्मूला है टोटल जो आपकी राष्ट्रीय आय है यानी कि टोटल नेशनल इनकम, उसमें से टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दीजिए। जो आंकड़ा आ रहा होगा वो उस देश के नागरिकों की
प्रति व्यक्ति आय होगी, पर कैपिटा इनकम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। और मैं आपको बताऊं कि कंपटीशन में भी ये सवाल आता है कि किसी देश की वास्तव में आर्थिक स्थिति का जो प्रतीक है वो क्या है, तो वो जीडीपी नहीं है, वो जीएनपी नहीं है, बल्कि वो पर कैपिटा इनकम है। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि जो जीडीपी का ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, एनडीपी समझाया, जीएनपी समझाया, एनएनपी समझाया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक बार फिर से वही अपील करूंगा कि इस टॉपिक में जो चीज़ें आपने सीखी वहाँ से आपको कैसा लग रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, यहाँ से लगातार आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। मेरी कोशिश होगी कि हम आपसे लगातार जुड़े रहें, हर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते रहें। आज का लेक्चर आप यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बने रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।